यूके स्ट्रेन के बाद अब साउथ अफ्रीका और ब्राजील स्ट्रेन की भी भारत में हुई एंट्री, खतरा बरकरार। सीधी बस हादसे में 48 शव बरामद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। लंबित एफसीए और एफआरए क्लियरेंस को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, सीएम जयराम ने दी जानकारी। प्रदेश के 465 प्रोजेक्ट पर जल्द शुरू होगा काम, विकास को मिलेगी गति। वसंत पर्व के मौके पर देवभूमि में निकली भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा। शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में गर्भगृह में जाकर श्रद्धालु कर पाएंगे दर्शन, कोविड में पहले बाहर से ही होते थे दर्शन। और आज से 3 दिन तक धर्मशाला में भाजपा बनाएगी 2022 चुनाव को लेकर रणनीति, नड्डा खास तौर पर होंगे शामिल। आगामी 2 वर्षों के लिए तैयार किया जा सकता है रोड मैप। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना के घातक और नए स्ट्रेन ने देश में दस्तक दे दी है। ब्रिटेन वाले स्ट्रेन के बाद दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के स्ट्रेन मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। 4 लोगों में दक्षिण अफ्रीकी तो 1 में ब्राजील का स्ट्रेन मिला है। वायरस के नए रूप को लेकर वैज्ञानिक सतर्क हो चुके हैं। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में नए स्ट्रेन को आइसोलेट भी किया जा रहा है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि पिछले वर्ष सितंबर में ब्रिटेन में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन दुनिया के 86 देशों में फैल चुका है। भारत में 186 लोगों में ये स्ट्रेन मिला है। हालांकि इसके गंभीर असर अभी नहीं दिखे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में दक्षिण अफ्रीका में सामने आए कोरोना वायरस स्ट्रेन के 4 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा यूके स्ट्रेन के भारत में अब तक 187 मामले हैं। इन दोनों स्ट्रेन को मूल वायरस के मुकाबले कहीं अधिक संक्रामक बताया जा रहा है। साथ ही कोरोना के ब्राजील स्ट्रेन का भी एक मामला भारत में मिला है। We have about 187 cases of these variants. All confirmed cases are quarantined and their contacts have been isolated and tested. There have been no mortality. They have only, we have found 187 such variants. In India, the strain has been detected in 4 South Africa returnees in January 2021, 1 from Angola, 1 from Tanzania, and 2 from South Africa. All travelers and contacts have been tested and quarantined. A single case of variant strain detected in Brazil returnee in the first week of February 21. The traveler and contacts have been tested and quarantined. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने देश में टीकाकरण की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक देश में वैक्सीन की 87,40,595 खुराकें दी जा चुकी है। 85,59,917 लोगों को पहली खुराक दी गई है, जबकि 1,70,678 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। कुल टीकाकरण जो अब तक हुआ है वो है 85,16,385 लाभार्थियों का। इनमें से जो हेल्थ केयर वर्कर्स जिनका टीकाकरण हुआ है उनकी संख्या है 61,54,894, जिनमें से कि पहली डोज जो प्रथम टीका 60,57,162 लाभार्थियों को दिया गया है और सेकेंड डोज जो दूसरा टीका इस टीकाकरण के अंतर्गत है वो 97,732 लाभार्थियों को दिया गया है। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका टीकाकरण अभी तक 23,61,491 लाभार्थियों का किया गया है। भारत कोरोना से जंग में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के साथ ही दुनिया की मदद भी कर रहा है। भारत से अभी तक 24 देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराक पहुंचाई जा चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और दुनिया भर के शासनाध्यक्ष भी इसके लिए भारत की तारीफ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भयावह बस दुर्घटना को लेकर मंगलवार को शोक जताया और हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने को भी मंजूरी दी। पुलिस ने बताया कि सीधी जिले में सुबह एक बस पुल से नहर में गिर गई थी। सीधी जिले के पुलिस अधिकारी के मुताबिक अब तक बाणसागर नहर से 48 शवों को बाहर निकाला गया है। बस को भी नहर से बाहर निकाल दिया गया है और इसमें अब एक भी शव नहीं है। इस हादसे में कितने यात्री अभी भी लापता हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
हादसे के बाद 7 लोग तैरकर सुरक्षित नदी से बाहर आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस दुखद दुर्घटना पर कहा कि मध्य प्रदेश के सीधी में बस दुर्घटना भयावह है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। स्थानीय प्रशासन बचाव और राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है। पीएमओ ने एक ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सीधी में बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मंजूर की है। गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। पिछले कई वर्षों से लंबित एफसीए और एफआरए क्लियरेंस की मंजूरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। ऐसे में हिमाचल के 465 प्रोजेक्ट को राहत मिलने के साथ ही विकास की गति को भी अब तेजी मिलेगी। दिल्ली से शिमला वापस लौटते ही सीएम जयराम ठाकुर ने इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि 334 सड़कें, 53 स्कूल, 18 पेयजल और 10 सामुदायिक केंद्रों का काम इसलिए शुरू नहीं हो पाए थे क्योंकि जमीन वन भूमि पर होने के कारण एफसीए की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। इन प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन सरकारी है लेकिन कार्य शुरू नहीं हो पाए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य जल्द शुरू होंगे। सीएम ने कहा कि लंबित मामलों को लेकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से भी मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोर्ट के सामने मामले को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया ताकि राज्य के विकास में विभिन्न बाधाओं को हटाया जा सके। जो बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हमारे हिमाचल प्रदेश में बजट प्रोविज़न होने के बावजूद और सरकार की उन प्रोजेक्ट्स को तेज़ गति से आगे बढ़ाने की मंशा होने के बावजूद उन प्रोजेक्ट्स में विलंब का कारण फॉरेस्ट क्लियरेंसेस रहा है। ये फॉरेस्ट क्लियरेंस के जो प्रोसेस है, चाहे वो एफसीए का है चाहे वो एफआरए का है, उन दोनों विषय में अपनी बात कह करके सुप्रीम कोर्ट से इस परिस्थिति में सफल हुए कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, चाहे वो एफसीए की है चाहे एफआरए की है, वो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद ही होंगी। मार्च 2019 के बाद एफसीए एफआरए की स्वीकृतियाँ जो है हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त नहीं हो पा रही थी और उसकी वजह ये थी कि एक तो कोविड का इम्पैक्ट आया, कोर्ट नहीं बैठा, और उसके बाद कोर्ट ने जब वर्चुअली काम करना शुरू किया तो उस परिस्थिति में जिस प्रकार से हमको सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का जो अवसर वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था, नहीं मिल पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में अभी पिछले कुछ दिन में सारे विषय को लेकर के केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मिला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी, और हमारे भारत के सॉलिसिटर जनरल उनसे भी मेरा मिलना हुआ और उनको हमने सॉलिसिटर जनरल को हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले को, फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस के जो मामले हैं उन मामलों को पैरवी करने के लिए अधिकृत रूप से सरकार से अनुमति दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी 605 परियोजनाएं जो एफसीए और एफआरए के लिए लंबित थी उन पर बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ, बहस हुई और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इन 605 परियोजनाओं के लिए एफसीए और एफआरए की स्वीकृतियां प्राप्त की हैं, क्योंकि हमने इस बात को बहुत प्रमुखता से रखा कि ऐसे में हम विकास करेंगे कैसे। और अभी जो 138 परियोजनाओं की जो एफसीए की, मैं एफसीए का ही जिक्र कर रहा हूँ, एफआरए अलग चीज़ है, उसके तहत जो स्वीकृतियाँ प्राप्त हुई है उसके ही अंतर्गत जो है वो जो प्रोजेक्ट जो शुरू होंगे वो प्रोजेक्ट 2000 करोड़ रुपए के हैं, 2000 करोड़ रुपीस के हैं। कुल्लू के ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथ जी की भव्य शोभा यात्रा के साथ वसंत उत्सव मनाया गया। हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी और भीड़ ने भगवान के रथ को खींचकर उनके अस्थायी निवास स्थान तक पहुंचाया। इससे पूर्व भगवान रघुनाथ जी के मंदिर रघुनाथपुर में भगवान राम की विधिवत पूजा अर्चना हुई।
उसके बाद भगवान रघुनाथ पालकी में विराजमान होकर ढालपुर रथ मैदान की ओर वाद्य यंत्रों के धुन के साथ निकल पड़े। रथ मैदान पहुंचने पर रघुनाथ जी को रथ में बैठाया गया। उसके बाद उनकी पुनः विधिवत रूप से पूजा अर्चना हुई। कुल्लू में बसंत उत्सव का आगाज भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा के साथ हुआ। परंपरा के अनुसार बसंत उत्सव की सभी रिवायतें भगवान रघुनाथ जी के मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह के समस्त राज परिवार और भगवान के मुख्य कारकुनों ने यहाँ निभाई। रथ यात्रा शुरू होने से पहले भट्ट मिलाप की भी परंपरा निभाई गई। राम भरत गुरु वशिष्ठ का यहाँ मिलन भी करवाया गया। राम के साथ भट्ट मिलाप देखने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए रथ को खींचकर उनके अस्थायी शिविर के साथ रथ के स्थान तक पहुंचाया। इसके बाद भगवान रघुनाथ जी दशहरा उत्सव के बाद बसंत उत्सव की बेला पर अपने अस्थायी शिविर में विराजमान हुए। यहाँ पर पूजा अर्चना हुई और महिलाओं ने भजन कीर्तन किया। जैसे ही भगवान रघुनाथ रथ से सीधे अस्थायी शिविर में गए तो देव आस्था से जुड़े जिला के लोगों ने रथ के पास माथा टेका। यहाँ माथा टेक लोगों ने भगवान रघुनाथ जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। सबसे बड़ा उत्सव तो विजयदशमी का है और दूसरे नंबर पर ये बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी यहाँ जिस प्रकार ऐतिहासिक तथ्यों के साथ मनाई जाती है, मुझे लगता है कि आज अयोध्या में भी इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं होता। ये बसंत पंचमी कहलाता है। बसंती रंग ऐसे भी रघुनाथ जी को बहुत भाता है। जैसे आपका फग्गू होता है, देखिए, जो भगवान की तरफ से दिया जाता है, उसमें भी पीला रंग होना, ये बसंती रंग होना आवश्यक है। श्रद्धालु अवशेष के रूप में रथ में लगी रस्सियों के टुकड़ों को अपने घर ले गए। बसंत उत्सव के इस खास मौके पर यहाँ भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा में महिलाएं पीले परिधान पहने दिखीं। मान्यता है कि इस दिन जो भी भगवान से मांगा जाता है वो मन्नत पूरी होती है। बसंत पंचमी के दिन पीला रंग पहनना शुभ माना जाता है। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने मास्क का भी प्रयोग किया। कोविड काल के दौरान जहां मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं को बाहर से ही भगवान के दर्शन कर लौटना पड़ा था, वहीं अब शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में गर्भगृह में जाकर श्रद्धालु भगवान हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। करीब 11 महीने बाद जाखू मंदिर के गर्भगृह दर्शनों के लिए खोल दिए गए हैं। कोरोना महामारी के चलते गर्भगृह में श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगी थी। गर्भगृह के खुलने के बाद एसडीएम शहरी मंजीत शर्मा ने कहा कि जाखू मंदिर के गर्भगृह खोल दिए गए हैं। मंदिर क्षेत्र में कोविड एसओपी का पालन यथावत होता रहेगा। मंदिर में तिलक नहीं लगाया जाएगा और प्रसाद चढ़ाने व बांटने पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। मंदिर में मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी होगी। बिना मास्क मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। जाखू का जो मंदिर है उसमें हमने अब ये लोगों को अभी तक, क्योंकि हमने मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे थे लोगों को कोरोना काल के चलते हुए, तो अभी थोड़ा सा उसमें हमने इतना सा और एक राहत दी है कि पहले लोग मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, तब जा सकेंगे, लेकिन प्रसाद आदि चढ़ाने का अभी भी थोड़ा उसमें वो रहेगा, प्रतिबंध ही रहेगा। यह है कि लेकिन मंदिर में आदमी मत्था टेके जल्दी बाहर आएगा और एक समय में मंदिर में 2 या 3 श्रद्धालु जितनी कैपेसिटी है उसके आधा ही रहेंगे और मत्था टेक के मंदिर से बाहर निकल जाएंगे। अभी तक वो मंदिर के बाहर से दर्शन करते थे, अब मंदिर में अंदर प्रवेश कर सकेंगे। जाखू मंदिर के मुख्य पुजारी वेद प्रकाश शर्मा ने कहा कि मंदिर में श्रद्धालुओं को बैठने पर मनाही है, वहीं प्रसाद चढ़ाने की भी मनाही है। मंदिर में प्रवेश पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। श्रद्धालुओं के लिए करीब लगभग 1 साल के बाद मंदिर में अंदर आके दर्शन कर रहे हैं, तो बहुत ही उत्सुक हैं श्रद्धालु अंदर आने के लिए और जबरदस्ती कर रहे हैं कि हम चालीसा करेंगे, पाठ करेंगे और बहुत समय के बाद आए हैं। लेकिन अभी जो हमारे को दर्शन मिली उसमें कि ज़्यादा समय तक मंदिर में नहीं रहना है, सिर्फ दर्शन मात्र करने हैं और कोई सी प्रकार का प्रसाद या टिक्का आदि नहीं लेन देन होगा। तो जो लोग प्रसाद लाएंगे वो यहाँ स्पर्श मात्र करके ले जा सकते हैं। तो लेकिन श्रद्धालुओं को बहुत खुशी है अंदर आके दर्शन करके हनुमान जी के, और इच्छा होती है कई बार श्रद्धालुओं की, लेकिन ज़्यादा जो जैसे हमारे को आदेश हुए हैं उसके अनुसार ही श्रद्धालु भी पालन कर रहे हैं। वहीं जाखू मंदिर में माथा टेकने आए श्रद्धालु गर्भगृह खुलने पर काफी खुश नजर आए। आफ्टर 11 मंथ, तो इसलिए हम आए। आज सरस्वती का भी दिन है और मंगलवार भी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। शर्मा जी, आज से मंदिर खोल दिए गए हैं, तो क्या करना चाहेंगे? सर, आज से मंदिर खुल गए और मंदिर में अंदर से जो गर्भगृह है
उसके दर्शन हो रहे हैं और तो बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर अंदर जा रहे हैं और इसमें अभी प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ रहा है, जो गवर्नमेंट की SOP है। आज जो काफ़ी समय बाद मंदिर खुले हैं तो किस तरह से इसे देखते हैं? काफ़ी श्रद्धालु आज माथा टेकने के लिए आए हैं और मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। मैं सरकार का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मंदिर खोला और हमें बहुत प्रसन्नता है। और लोगों को थोड़ी सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे मंदिर में माथा टेकने जाते हैं तो मास्क वगैरह लगा कर जाएं और हाथ सैनिटाइज करके जाएं और मंदिर में ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें। भाजपा कार्यसमिति की महत्वपूर्ण बैठक आज से धर्मशाला में शुरू हो चुकी है। ये बैठक इस मायने में अहम मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल हो रहे हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आने से बैठक रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में सरकार के कार्यों की समीक्षा सहित 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। बैठक की तैयारियों में जुटे भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं संसदीय क्षेत्र के प्रभारी त्रिलोक कपूर ने धर्मशाला के विधायक विशाल नहरिया के साथ भगवान इंद्रनाग जी के मंदिर में माथा टेका। त्रिलोक कपूर ने बताया कि प्रदेश प्रशिक्षण एवं कार्यसमिति बैठक का आयोजन 17 से 19 फरवरी तक होटल डी पोलो धर्मशाला में किया जा रहा है। इसमें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को मिलने जा रहा है और इसमें भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार खास तौर पर उपस्थित रहेंगे। 18 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकर्ताओं द्वारा धर्मशाला हवाई अड्डे पर स्वागत होगा। उसके बाद नड्डा भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसमें वो कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। 19 फरवरी को समापन सत्र को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संबोधित करेंगे। वास्तव में आज इसलिए हमारा यहाँ आना हुआ है कि हमारी धर्मशाला के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राज्य स्तरीय 3 दिवसीय कार्यक्रम की एक बैठक हो रही है और उस बैठक में प्रदेश भर के जहाँ कार्यकर्ता आएंगे वहीं हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह जी, हमारी पार्टी के प्रभारी श्रीमान अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी और हमारे हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे केंद्र के सरकार में राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी सहित शीर्ष नेतृत्व धर्मशाला में यहाँ आ रहा है और ये कार्यक्रम सब बढ़िया सफल हो और जिस उद्देश्य के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उस दिशा में ये कार्यक्रम और गति के साथ आगे कामयाब हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई-मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई-मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई-मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।